खेती किसान, बदलते भारत की शान। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चेन्नई में नारियल उत्पादक राज्यों के किसानों, वैज्ञानिकों और अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, नारियल संवर्धन योजना को किसानों से चर्चा के बाद दिया जाएगा अंतिम रूप। मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद पर किया बोनस का ऐलान। किसानों को गेहूं पर मिलेगा 40 रुपए बोनस। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा, पंजीयन की अंतिम तिथि 7 मार्च से बढ़ाकर 10 मार्च की गई। छत्तीसगढ़ में मखाने की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने तैयार किया प्लान। धमतरी जिला को बनाया जाएगा मखाने का हब। मखाना खेती से महिला समूहों को नए आय के मिलेंगे स्रोत। गुजरात के चिखली तहसील के सोलधारा गांव की असीमता बेन अशोक भाई पटेल ने आत्मनिर्भरता की मिसाल। किसान परिवार से आने वाली अस्मिता बेन आज लखपति दीदी बनकर कई महिलाओं को दे रही हैं रोजगार। समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चेन्नई में नारियल उत्पादक राज्यों के किसानों, वैज्ञानिकों और अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि नारियल संवर्धन योजना को किसानों से चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। IIT मद्रास परिसर में आयोजित बैठक में किसानों, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने उत्पादन, बीमारियों, कीमत और वैल्यू एडिशन से जुड़ी समस्याएं उठाई। कृषि मंत्री ने कहा कि योजना का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना, लागत कम करना और किसानों की आय बढ़ाना है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पुराने पेड़ों और बीमारियों के कारण उत्पादन घट रहा है, इसीलिए जलवायु अनुकूल और रोग प्रतिरोधक नई किस्में विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में तमिलनाडु की DMK सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तमिलनाडु के किसानों को प्रणाम करता हूं। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की महान तमिल भाषा और तमिल भाई बहनों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैंने बताया कि व्यापक पैमाने पर कई सजेशंस मिले हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का। तो कई स्कीम्स के इम्प्लीमेंट करने में व्यापक गड़बड़े हैं, जैसे मनरेगा। अब मनरेगा में 3 लाख से ज्यादा शिकायतें हमारे पास आई। सोशल ऑडिट जो होता है गांव के लोगों ने की, ये गड़बड़ हो रही है, एक ही काम बार बार कर दिया गया है, झूठे पेमेंट हो गए, मजदूरों से नहीं मशीनों से काम हो रहा है। बहुत बड़ी राशि है, करोड़ों रुपया, जिसको हमने कहा कि ये वसूली जाए, ये गड़बड़ हुई और गड़बड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं उपार्जन व्यवस्था को और भी अधिक किसान हितैषी बनाने का निर्णय लिया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि किसानों की भारी मांग और सुविधा को देखते हुए पंजीयन की अंतिम तिथि 7 मार्च से बढ़ाकर अब 10 मार्च कर दी गई है। राज्य सरकार ने किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपए पर 40 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिससे मध्य प्रदेश के किसानों को अब गेहूं का भाव 2625 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला उनिंग अरण महोत्सव हर साल अपने सांस्कृतिक धरोहर और हर्षोल्लास से भरपूर गतिविधियों से सबका ध्यान आकर्षित करता है। ये महोत्सव न केवल कृषि कार्यों की शुरुआत का एक प्रतीक है, बल्कि ये आदिवासी समुदाय की परंपराओं, उत्सवों और सामूहिकता का भी जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। आदिवासी समुदाय का एक महत्वपूर्ण पारंपरिक उत्सव है उनिंग अरण महोत्सव। मार्च महीने में मनाए जाने वाले इस उत्सव को नए फसल और खेती किसानी के कार्यों का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि उत्सव समुदाय में शांति, समृद्धि और खुशी लाता है। इस उत्सव से पूरे गांव में नए जीवन का संचार होता है।
इस उत्सव की तैयारी जोर शोर से की जाती है। पुरुष सदस्य जंगलों में शिकार पर निकलते हैं, जंगली जानवरों को पकड़कर लाते हैं, जिसके बाद गांव में सामूहिक भोज का आयोजन होता है। ये आयोजन आदिवासी जीवन शैली, एकजुटता और पारंपरिक मूल्यों का शानदार उदाहरण प्रस्तुत करता है। महोत्सव का एक और प्रमुख आकर्षण है टापू युद्ध नृत्य, जिसे पुरुष सदस्य बड़े उत्साह और जोश के साथ करते हैं। युद्धा परिधान में सजे ये पुरुष तलवार और ढाल थामे युद्ध की प्राचीन परंपरा को जीवित करते हैं। ये नृत्य सिर्फ कला नहीं, बल्कि गांव की सुरक्षा और बुराइयों को नष्ट करने का प्रतीक है। नृत्य के दौरान उड़ती तलवारों की झंकार और युद्ध की गर्जन से पूरा वातावरण गूंज उठता है। हर कदम, हर मुद्रा और हर उद्घोष में इस समुदाय की ताकत और शौर्य की कहानी समाहित होती है। उनिंग अरण महोत्सव न सिर्फ खेती के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, बल्कि ये आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर और सामूहिक भावना को भी सशक्त करता है। शिकार, पारंपरिक नृत्य और बच्चों की खुशी, ये सब मिलकर इस महोत्सव को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव बनाते हैं। ये उत्सव आदिवासी समुदाय की संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखता है और आने वाली पीढ़ियों को इसे संजोने का संदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने अपने व्यापार समझौतों में राष्ट्रीय हितों की रक्षा की है और डेयरी तथा कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। रायसीना डायलॉग 2026 में उन्होंने कहा कि भारत दुनिया भर में व्यापार साझेदारियों का एक मजबूत नेटवर्क बना रहा है। पीयूष गोयल ने बताया कि भारत को अमेरिका के साथ अन्य देशों की तुलना में बेहतर व्यापार समझौता मिला है और दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर लगातार बातचीत जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित व्यापार समझौते में भारत संवेदनशील डेयरी और कृषि क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। गुजरात के चिखली तहसील के सोलधरा गांव की अस्मिता बेन अशोक भाई पटेल ने आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। किसान परिवार से आने वाली अस्मिता बेन आज लखपति दीदी बनकर अपने साथ कई महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। उन्होंने मधुमक्खी पालन, बेकरी और खाद्य उत्पादों के निर्माण से अपना काम शुरू किया। 2015 में उन्होंने 10 महिलाओं के साथ सह्याद्री सखी मंडल स्वयं सहायता समूह बनाया। इस समूह ने अचार, शहद, रागी उत्पाद, पापड़ और हल्दी पाउडर जैसे प्राकृतिक उत्पाद बनाकर बाजार में बेचना शुरू किया। आज इस समूह से जुड़ी महिलाएं शहद पैकिंग, अचार, आंवला कैंडी और अन्य उत्पाद बनाकर आय अर्जित कर रही हैं। अस्मिता बेन की सालाना आय करीब 10 लाख रुपए से अधिक हो गई है और उन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। अस्मिता बेन की ये सफलता ग्रामीण महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने का प्रेरक उदाहरण बन गई है। और छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले के नगरी वनांचल क्षेत्र में आजीविका बढ़ाने के लिए एक नई पहल के तहत मखाना खेती शुरू की जा रही है। ये काम स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। जिले में कुल 100 एकड़ भूमि मखाना उत्पादन के लिए चिन्हित की गई है, जिसमें पारंपरिक चरण में संकरा क्षेत्र के 25 एकड़ में खेती की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विशेषज्ञों के अनुसार नगरीय क्षेत्र की जलवायु, पर्याप्त जल और प्राकृतिक वातावरण मखाना उत्पादन के लिए बहुत ही अनुकूल है। इससे स्थानीय किसान और महिला स्वयं सहायता समूहों को अतिरिक्त आय के नए अवसर मिलेंगे। ये पहल वनांचल क्षेत्र में कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना अब भारत के हर घर में सस्ती और साफ ऊर्जा पहुंचाने का वादा पूरा करती नजर आ रही है। इस योजना के तहत सोलर पैनल पर दी जा रही सब्सिडी से लाखों परिवारों का बिजली बिल कम हुआ है। देखिए कैसे ये योजना लोगों के जीवन में ला रही है नया सुधार। हर घर तक सस्ती, स्वच्छ और भरोसेमंद ऊर्जा पहुंचाने का केंद्र सरकार का सपना अब हकीकत बनता दिख रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर संयंत्र पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर लोगों को काफी मदद मिल रही है। भोपाल के यशोवर्धन को भी 78,000 रुपए की सब्सिडी मिली है। पहले उनका मासिक बिजली बिल 10 से 12,000 रुपए तक आता था और गर्मी के मौसम में ये 15,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाता था। लेकिन अब प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत उनके घर का बिजली बिल घटकर काफी कम हो गया है। उन्होंने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट का सोलर पैनल स्थापित किया है, जिसके बाद उनका मासिक बिजली बिल 5 से 6 गुना घटकर केवल 1500 से 2,000 रुपए तक रह गया है। बहुत अच्छी योजना है। इससे लोगों की फाइनेंशियली जो जेब पे बर्डन पड़ता था वो बहुत कम हो गया। मतलब 5 से 6 गुना बिजली का बिल हमारे कम हो गया। तो मतलब
8,000 रुपये से 10,000 रुपये तक की हमारी बचत तो इससे योजना से हुई है। यशोवर्धन श्रीवास्तव के घर की छत पर सोलर पैनल लगने से न सिर्फ बिजली बिल कम हुआ है, बल्कि उनके परिवार ने भारत के सौर ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में अपना योगदान भी दिया है। 1 किलोवाट के सोलर संयंत्र पर 30,000 रुपए, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपए और 3 किलोवाट या उससे अधिक के संयंत्र पर 78,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। We have installed rooftop solar panel under PM Surya Grah Net Zero scheme, and we are generating our own green and sustainable energy. And by this, we have also become a proud contributor in our Prime Minister's vision of Net Zero scheme. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों में 29,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने इस योजना के तहत पंजीकरण कराया है। इन लाभार्थियों के खातों में अब तक 228 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। यह स्पष्ट करता है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये योजना जमीनी स्तर पर लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव ला रही है। इस योजना के प्रभाव से लोग न सिर्फ अपनी घरेलू खर्चों में कमी देख रहे हैं, बल्कि यह स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये कदम एक मजबूत आधार बना रहा है, जिससे हर घर हो रहा है रोशन। डीडी न्यूज के लिए भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार किसान कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। प्रत्येक खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने शनिवार को विदिशा जिले के शमशाबाद में कृषक हितग्राही सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केन बेतवा नदी लिंक परियोजना, पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना सहित आधुनिक सिंचाई परियोजनाओं से सिंचाई का रकबा तेजी से बढ़ रहा है। गत 2 वर्ष में ही प्रदेश में सिंचाई का रकबा 10 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। अब प्रदेश की 55 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश नदियों का मैका है। हम अपनी नदियों से राजस्थान और उत्तर प्रदेश को भी पानी उपलब्ध कराते हैं। बिहार और गुजरात को भी पानी मिलता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विदिशा जिले के समग्र विकास के लिए 163 करोड़ रुपए की सौगात दी। उन्होंने लगभग 60 करोड़ लागत के 41 विकास कार्यों के लोकार्पण किए, जिसमें कुरवाई का सांदी पानी विद्यालय भी शामिल है। इस मौके पर 104.56 करोड़ की 56 नवीन विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन भी किया गया। इसमें 15 करोड़ रुपए लागत से विदिशा महाविद्यालय का उन्नयन कार्य शामिल है। मुख्यमंत्री ने विदिशा में प्रदेश की पहली जिला स्तरीय फिंगरप्रिंट लैब का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राज्य के बजट में विदिशा को 116 करोड़ की नई सड़कों की सौगात मिली है। और भारत ने बीते कुछ वर्षों में अलग अलग देशों के साथ नई आर्थिक और व्यापार साझेदारियों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, समुद्री उत्पाद, वस्त्र, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक और रत्न आभूषण जैसे कई क्षेत्रों में निर्यात के नए अवसर खुलेंगे। इसी दिशा में बीते दिसंबर में भारत ने ओमान के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या है इस समझौते की खासियत, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। भारत अपनी वैश्विक व्यापार साझेदारियों का लगातार विस्तार कर रहा है। इसी कड़ी में दिसंबर 2025 में भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता केवल वस्तुओं के व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवाओं, निवेश, पेशेवरों की आवाजाही और नियामक सहयोग जैसे अहम क्षेत्रों को भी शामिल करता है। इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को नई गति मिलेगी। भारत ओमान CEPA के तहत भारत को ओमान के बाजार में अधिक पहुंच मिली है। समझौते के मुताबिक भारत को ओमान की 98% से अधिक टैरिफ लाइनों पर 100% शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। इस समझौते से इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, समुद्री उत्पाद, वस्त्र, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक और रत्न आभूषण जैसे कई क्षेत्रों में निर्यात के नए अवसर खुलेंगे। इससे खास तौर पर श्रम प्रधान उद्योगों और MSME को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।
भारत ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते में व्यापार विस्तार के साथ साथ घरेलू उद्योगों के हितों का भी ध्यान रखा गया है। समझौते में एक अपवाद सूची भी शामिल की गई है ताकि संवेदनशील क्षेत्रों को जरूरी सुरक्षा मिल सके। साथ ही ये समझौता लघु और मध्यम उद्यमों एवं श्रम प्रधान उद्योगों के लिए निर्यात बढ़ाने का रास्ता भी तैयार करता है। इससे भारतीय निर्यातकों को नियमों में सरलता, कम अनुपालन लागत और बाजार पहुंच का लाभ मिलेगा। भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय व्यापार में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस समझौते से भारतीय कंपनियों और पेशेवरों के लिए और अधिक अवसर पैदा होंगे। वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 10.61 अरब डॉलर रहा। इसी अवधि में भारत का ओमान को निर्यात 4.06 अरब डॉलर रहा, जबकि ओमान से भारत का आयात 6.55 अरब डॉलर दर्ज किया गया। वहीं अप्रैल से अक्टूबर 2025 के दौरान भारत का निर्यात बढ़कर 2.57 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो व्यापार में सकारात्मक रुझान को दर्शाता है। भारत से ओमान को सेवाओं का निर्यात भी लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2020 में जहां ये लगभग 39.7 करोड़ डॉलर था, वहीं 2023 में बढ़कर 61.7 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। इसमें दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं, अन्य व्यावसायिक सेवाएं, परिवहन और यात्रा सेवाएं प्रमुख योगदान दे रही है। कुल मिलाकर भारत ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को नई गति देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इससे भारतीय निर्यातकों को नए बाजार अवसर मिलेंगे और आर्थिक सहयोग को और अधिक मजबूती भी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कोंकण क्षेत्र में शुष्क मौसम को देखते हुए तरबूज, काली मिर्च, लोबिया, काजू, सेम, स्वीट कॉर्न, मिर्च, बैंगन और टमाटर की तुड़ाई और सफेद प्याज की खुदाई जारी रखें। यहाँ धान के खेतों में 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक पानी का स्तर बनाए रखें। यही मूंगफली और सब्जियों के अलावा नए लगाए गए सुपारी और नारियल के बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। ग्रीष्मकालीन मूंगफली में निराई गुड़ाई करें। तेज गर्मी से बचाव के लिए नए आम के पौधों के तने के आधार पर बोर्डो पेस्ट लगाएं। तरबूज के फलों को धान के पुआल या घास से ढकें। मध्य महाराष्ट्र में गेहूं, चना, मक्का, ज्वार और कुसुम की कटाई के अलावा प्याज की खुदाई और अंगूर की तुड़ाई जारी रखें। सातारा जिले में स्ट्रॉबेरी की तुड़ाई भी जारी रखें। ग्रीष्मकालीन टमाटर की पौध की रोपाई करें। गन्ना, ग्रीष्मकालीन मूंगफली, सब्जियों और बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। बागों में नमी संरक्षण के लिए मल्चिंग करें और ग्रीष्मकालीन मूंगफली में निराई करें। मराठवाड़ा क्षेत्र में गेहूं, चना, मक्का, गन्ना और अलसी की कटाई के अलावा हल्दी और अदरक की खुदाई करें। इसके साथ ही यहाँ अंगूर की तुड़ाई जारी रखें। यहाँ गन्ना, मूंगफली, सब्जियों और बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। फूलों की फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए हाथ से निराई करें। विदर्भ क्षेत्र में ज्वार, गेहूं, कुसुम, चना, अलसी और सरसों की कटाई के अलावा हल्दी की खुदाई जारी रखें। सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन मूंग की बुवाई करें और 4 से 6 सप्ताह पुरानी मिर्च, बैंगन और टमाटर की पौध की रोपाई करें। धान की शुरुआती अवस्था में 2 से 3 सेंटीमीटर और टिलरिंग अवस्था में 3 से 5 सेंटीमीटर पानी का स्तर बनाए रखें। देर से बोई रबी फसलों, बागों और सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। ग्रीष्मकालीन तिल की 3 सप्ताह पुरानी फसल में छंटाई करें और ग्रीष्मकालीन मूंगफली में खाली स्थानों पर पौधे लगाएं। बैंगन में तना और फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए अनुशंसित दवा का छिड़काव करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
लाल कीड़े से फसल को बचाने के लिए कार्बारिल दवा की 1 से 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। लाल कीड़े के अलावा खीरे की फसल में फल मक्खी का हमला भी हो सकता है। फल और खेती किसानी के साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में पीएम मोदी ने राजधानी दिल्ली में महिला आवंटियों को सौंपी नए क्वार्टरों की चाबी। पीएम मोदी ने दिल्ली मेट्रो के 3 नए कॉरिडोर को भी रखी आधारशिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान पर गृह ममता सरकार। उपराष्ट्रपति ने बताया इस अपमान को दुर्भाग्यपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा राष्ट्रपति का अपमान लोकतंत्र के खिलाफ। और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने त्रिपुरा दौरे के दूसरे दिन आज त्रिपुरा के उदयपुर स्थित प्रसिद्ध माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की और सभी की शांति, समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज देश भर में आयोजित हो रहे कई कार्यक्रम। कर्तव्य पथ पर हुई शक्ति वॉक। लोकसभा अध्यक्ष ने दिखाई बाइक रैली को हरी झंडी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान की घटना पर नाराजगी जताते हुए कड़ी निंदा की। मोहन यादव ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से माफी की मांग भी की। और अब नजर डालेंगे खबरों पर एक बार फिर से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चेन्नई में नारियल उत्पादक राज्यों के किसानों, वैज्ञानिकों और अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा नारियल संवर्धन योजना को किसानों से चर्चा के बाद दिया जाएगा अंतिम रूप। मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद पर किया बोनस का ऐलान। किसानों को गेहूं पर मिलेगा 40 रुपए बोनस। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा पंजीयन की अंतिम तिथि 7 मार्च से बढ़ाकर 10 मार्च की गई। छत्तीसगढ़ में मखाने की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने तैयार किया प्लान। धमतरी जिला को बनाया जाएगा मखाने का हब। मखाना खेती से महिला समूहों को नए आय के मिलेंगे स्रोत। गुजरात के चिखली तहसील के सोलधरा गांव की अस्मिताबेन अशोक भाई पटेल ने आत्मनिर्भरता की पेश की मिसाल। किसान परिवार से आने वाली अस्मिताबेन आज लखपति दीदी बनकर दे रही हैं महिलाओं को रोजगार। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। गांव में आया नया